कहानी है जज के मौत की उल्टी गिनती भाग 2। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर डीएसपी ने बंगले में मौजूद सिक्योरिटी वालों को जमकर फटकारा और कल रात की ड्यूटी के बारे में लिखित बयान देने के लिए कहा। फिर एक सीनियर इंस्पेक्टर को बंगले की जांच पड़ताल के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर डीएसपी स्वयं थेवूर जेल की ओर रवाना हो गया। जेल में पहले ही हड़कंप मचा हुआ था। इस जेल से कोई कैदी फरार होने की ये पहली ही घटना थी। जेलर इम्तियाज ने अफसोस भरे स्वर में कहा। उस दुष्ट शकील ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा था कि वो बस एक बार यही जेल के पास ही बहने वाली नदी में डुबकी लगाना चाहता है। पहले तो हमने मना कर दिया, पर वो गिड़गिड़ाने लगा कि मरने से पहले वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए हमने उसे हथकड़ी बेड़ी लगाए हुए ही आधी रात को 3 बजे के करीब उसे नदी पर ले गए। वहां उसने डुबकी लगाई, पर वो फिर वापस आया ही नहीं ऊपर। हमने तुरंत सर्च लाइट्स ऑन की और उसे बहुत तलाशा, पर वो मिला ही नहीं। डीएसपी ने बेहद चिढ़े हुए स्वर में कहा, आपको तो अच्छी तरह पता था कि शकील कितना चालाक और काइया है, फिर भी आपने ऐसी गलती की। इम्तियाज माफी मांगते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी सर। शकील के यूं जेल से फरार होने से मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत पर बट्टा लग गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई यूं हथकड़ी बेड़ी लगाए पानी से गायब हो जाएगा। डीएसपी ने जेलर के साथ जाकर उस नदी का मुआयना किया। वो नदी जेल की दीवार से बस कुछ ही दूरी पर बहती थी, पर नदी से निकलकर शकील इतनी दूर जज साहब के बंगले तक पहुंचा कैसे, और वो भी हथकड़ी बेड़ी लगाए? ये सवाल डीएसपी को परेशान करने लगा। शकील की बैरक से लेकर पूरी जेल तक छान मारने के बावजूद कहीं कोई सुराग नहीं मिला डीएसपी को। आखिर निराश होकर डीएसपी वापस शहर आया और सीधे जज साहब के बंगले की ओर चल दिया। मनिका भी तब तक वहां आ चुकी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। एक डॉक्टर उसकी हालत पर नजर बनाए हुए था। जज साहब के बाकी रिश्तेदारों को भी खबर कर दी गई थी। सरकारी वकील मिस्टर वर्धान और शकील का वकील ओपी आहूजा भी वहीं मौजूद थे। शकील के वकील को देखते ही डीएसपी गुर्राया। याद रहे कि अगर शकील के फरार होने के पीछे आपका जरा सा भी हाथ हुआ तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। ओपी आहूजा ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं भले ही शकील का वकील था, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसे जेल से फरार करा दूं। मैं कानून का पुजारी हूँ। हर काम कानून के दायरे में ही रहकर करता हूँ। ओके, तो शकील जैसे ही आपसे संपर्क करे, मुझे तुरंत सूचना देना, डीएसपी ने कठोरता से कहा। ओपी आहूजा ने सिर हिला दिया और खामोशी से बाहर की ओर चल पड़ा। तभी मिस्टर वर्धान ने डीएसपी के कान में कहा, सर, मुझे तो इसमें इस आहूजा की ही चाल दिखती है। पैसों के लिए ये बंदा कुछ भी कर सकता है। डीएसपी ने हामी भरते हुए कहा, शक तो मुझे भी है, क्योंकि जेल से इतनी दूर शकील आखिर आया कैसे होगा? वहां तो आम आवाजाही पर रोक है, कोई दूसरी गाड़ी वगैरह भी नहीं चलती सिवाय पुलिस की गाड़ियों के। फिर डीएसपी ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें अधिक खून बहने से मौत बताई गई थी। जज साहब के गले और सीने पर चाकू के वार थे, और इसी वजह से उनकी जान चली गई थी। अंतिम संस्कार के बाद जब अधिकतर रिश्तेदार चले गए तो शाम को मनिका से मिलने डीएसपी आ पहुंचा। उसने मनिका से कहा, अब तो आपकी हालत सामान्य लग रही है, क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देगी? मनिका ने धीरे से सिर हिला दिया। डीएसपी बोला, आपको पता था कि आपके पति की जान को खतरा है, फिर भी आप अपनी कजिन के यहाँ से आई नहीं, क्यों? मनिका गहरी सांस लेती हुई बोली, आ ही जाती, अगर अमित ने वहां रुकने को न बोला होता। मुझे भी लगा कि जब यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, तो भला कोई शकील कैसे यहाँ आकर अमित को मार सकता है? डीएसपी ने तीखी दृष्टि से मनिका को घूरा, फिर पूछा, क्या ये अजीब सा इत्तेफाक नहीं लगता कि जिस समय जज साहब को धमकी दी गई, उसी समय आपकी कजिन का हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो गया? मनिका थोड़ी नाराजगी से बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या वो एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था? डीएसपी ने नरमी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मैं तो यही कह रहा था कि ये बड़ा ही अजीब कोइंसिडेंस लगता है।
कुछ और पूछताछ के बाद डीएसपी ने मनिका को अपना ध्यान रखने के लिए कह के विदा मांगी। फिर बंगले पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को चौकन्ना रहने को कह डीएसपी वहां से निकल पड़ा अपने घर की ओर। शकील के फरार होने और जज अमित कुमार के मर्डर ने जैसे हर तरफ सनसनी सी मचा दी थी। लोग रात को दहशत के मारे अपने घरों से बाहर निकलने तक से हिचक रहे थे। सबको डर लगा हुआ था कि शकील जैसा खतरनाक दरिंदा शहर में खुलेआम घूम रहा है। डीएसपी जब अपने घर पहुंचा तो लगभग आधी रात होने वाली थी। उधेड़बुन में फंसे डीएसपी ने किसी तरह डिनर किया और फिर सोने की तैयारी करने लगा। उसने कपबोर्ड खोला और नाइट ड्रेस निकालने लगा। अचानक ही डीएसपी के दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये क्या? जज साहब के रूम की तो अच्छी तरह छानबीन की गई थी, पर वहां रखे दोनों कपबोर्ड की तलाशी तो अब तक ली ही नहीं गई। बस बिना एक पल भी नष्ट किए डीएसपी ने जज साहब के बंगले में जाने का निश्चय किया, और बिना ड्राइवर को साथ लिए ही डीएसपी फौरन चल दिया आधी रात को ही जज साहब के बंगले की ओर। डीएसपी ने जैसे ही बंगले में पहुंच मनिका को अपने आने की खबर की, तो गहरी नींद से उठते हुए वो बाहर आकर झल्लाए स्वर में बोली, ये भी कोई वक्त है आने का? क्या आप सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? डीएसपी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, प्लीज मैम, आप तो जानती ही हैं कि हमारी ड्यूटी का कोई वक्त नहीं होता। प्लीज मुझे बस एक बार जज साहब के रूम में रखे कपबोर्ड की छानबीन करनी है। मनिका ने हैरत से डीएसपी को देखा, फिर बोली, कपबोर्ड की छानबीन करने आप इतनी रात गए चले आए? वो कपबोर्ड तो हम जब इस बंगले में आए तब से ही वहीं पर थी। उनकी चाबियां लेकिन नहीं थी। मैंने उनकी डुप्लीकेट चाबी बनवाकर एक बार खोलकर देखा था उन्हें, पर बस मोटी मोटी फाइलों और किताबों के सिवाय उनमें कुछ नहीं दिखा। तो मैंने उन्हें फिर लॉक करके रख दिया। हो सकता है हमसे पहले वाले जज यहाँ छोड़कर चले गए होंगे। मैंने तो उन्हें लेटर भी भेजने को कहा था अमित से। डीएसपी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या आप एक बार चलकर जरा कपबोर्ड खोलने की तकलीफ करेंगी? मनिका मुंह बनाते हुए चल दी कपबोर्ड खोलने। पीछे पीछे डीएसपी और कुछ पुलिसकर्मी भी चल पड़े। कपबोर्ड खोलकर मनिका एक ओर हट गई। एक कपबोर्ड में वाकई फाइलें और किताबें थीं, पर दूसरी वाली में सिर्फ कागज और पेपर्स भरे थे। डीएसपी ने कुछ देर देखा, फिर उन्हें बंद कर दिया। डीएसपी ने रूम में गहरी नजर डाली, पर समझ ही नहीं आया कि शकील आखिर जज साहब को यहाँ आकर मारने में कामयाब कैसे हो गया। तभी अचानक ही डीएसपी की नजर दोनों कपबोर्ड के पीछे वाली दीवार पर गई। दीवार और कपबोर्ड के बीच इतनी जगह थी कि वहां कोई दुबला पतला इंसान आराम से छुप सकता था। डीएसपी का फ्यूज उड़ गया। उन्होंने फौरन उसी वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर वहां कपबोर्ड के पीछे वाली जगह की अच्छी तरह जांच करने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच करके बताया कि कपबोर्ड के पीछे किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट मिले हैं। दीवार से सटकर खड़े होने की वजह से उस शख्स के हेयर ऑयल का धब्बा सा बन गया था दीवार पर, जो साफ साफ बता रहा था कि कपबोर्ड के पीछे दीवार से सटकर कोई शख्स खड़ा था, और उस शख्स के बालों से ही हेयर ऑयल दीवार पर लग गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने हेयर ऑयल के धब्बे की बारीकी से जांच की और बताया कि ये हेयर ऑयल का धब्बा अभी हाल के दिनों का ही है, क्योंकि हेयर ऑयल से एकदम तेज महक सी आ रही थी। डीएसपी ने जैसे ही उस हेयर ऑयल को पास से सूंघा, उनके मन पर पड़े जाले साफ हो गए। वो खुशी से चिल्लाए, यूरेका, आई गॉट इट। फिर उन्होंने तुरंत ही सरकारी वकील मिस्टर वर्धान को कॉल किया और तुरंत यहाँ जज साहब के बंगले पर आने के लिए कहा। मिस्टर वर्धान ने जब हैरानी से इतनी रात गए बुलाने का कारण पूछा, तो डीएसपी ने शकील के खिलाफ सबूत मिलने की बात कह सुनाई। कुछ ही देर बाद जब मिस्टर वर्धान जज साहब के बंगले पर पहुंचा, तो वहां मौजूद भारी पुलिस बल देख हैरान हो गए। उन्होंने डीएसपी से अचरज से पूछा, बात क्या है ऑफिसर? इतनी रात को इतने सारे पुलिसकर्मी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या शकील के बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिली है आपको? डीएसपी ने आगे आते हुए कहा, आइए आइए मिस्टर वर्धान, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपके ही स्वागत के लिए ये सारा तामझाम किया गया है। मिस्टर वर्धान हैरान होते हुए बोले, मेरे स्वागत के लिए? पर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं।
अब डीएसपी ने करीब आते हुए मिस्टर वर्धान के बालों पर एक उंगली फेर कहा, बड़ी ही अच्छी महक है आपके हेयर ऑयल की। वाह, बहुत खूब। पर अफसोस कि इसी हेयर ऑयल ने आपका भेद खोल दिया। मिस्टर वर्धान मूर्ति जैसे जम गए। फिर किसी तरह बोले, ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर। अब डीएसपी उन्हें पकड़कर सीधे जज साहब के रूम की ओर ले चला। वहां रखे कपबोर्ड की ओर संकेत कर बोला, इन्हीं कपबोर्ड के पीछे छुप गए थे न आप, उस रात जज साहब का कत्ल करके। मिस्टर वर्धान का मुंह फक पड़ गया। वो कांपते हुए डीएसपी को देखने लगे, फिर अपने पर कंट्रोल कर सख्त लहजे में बोले, आप ये सब क्या कह रहे हैं। इतनी रात को मुझे यहाँ क्या हेयर ऑयल की तारीफ करने के लिए बुलाया था। आप शायद भूल गए कि मैं कोई एरा गैरा नहीं, सीनियर सरकारी वकील हूँ, अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। मुझसे उलझने की गलती न करना। डीएसपी ने भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए बेहद कठोर स्वर में कहा, बहुत चाल चल चुके और अपनी चालबाजी से हमें उलझाने की कोशिश भी बहुत कर ली, पर अब और नहीं। अब सीधे सीधे सारी दास्तां कह सुनाओ। भले ही आप काबिल वकील हैं, पर कानूनी दाव पेच में हमसे माहिर नहीं। ये कपबोर्ड के पीछे वाली दीवार पर लगा हेयर ऑयल का धब्बा इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आप इस कपबोर्ड के पीछे छुपे थे। और ये तो जाहिर सी बात है कि आप जज साहब के साथ लुका छिपी का गेम तो खेल नहीं रहे होंगे। और हाँ, अब ये मत कह देना कि ये हेयर ऑयल आपका नहीं, क्योंकि इस ब्रांड का ये हेयर ऑयल इतना कॉस्टली है कि हर कोई इसे नहीं लगा सकता। नहीं तो आप तो घर के नौकरों पर ही ये दोष मत देते। मिस्टर वर्धान खामोश हो घूरते खड़े रहे। तो डीएसपी ने उनका हाथ पकड़कर सर्द लहजे में कहा, आपने अब तक हजारों लोगों को कानूनी सलाह दी होगी, पर आज एक मूल्यवान सलाह मैं आपको देता हूँ। सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, नहीं तो हमें भी ऐसे हथकंडे आते हैं जिनसे आप तो क्या, आपकी रूह भी चीख चीख कर सच बोल उठेगी। अब मिस्टर वर्धान फूट पड़े और लगभग चीखते हुए बोले, हाँ, मैंने ही मारा है उस अमित कुमार को, और मारता नहीं तो करता क्या मैं। हम एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़े थे, पर वो इतनी जल्दी जज बन गया और मैं बस वकील का वकील ही बना रह गया। नहीं बर्दाश्त होता था मुझसे अमित के आगे झुककर उसे योर ऑनर और माय लॉर्ड कहना। बस मैं मौके की ताक में रहने लगा, और ये मौका मिला मुझे शकील की वजह से। जैसे ही शकील ने अमित कुमार को धमकी दी, मैं अपने प्लान में लग गया। जेलर इम्तेज मेरा बेनोई है, मैंने उसे राजी कर लिया और उसने अपने 2 विश्वसनीय साथियों के साथ रातों रात शकील को नदी किनारे लाकर मार कर दफन कर दिया। फिर खबर फैला दी कि शकील फरार हो गया है। मैं सवेरे अमित से मिलने आया और उसे यकीन दिलाते हुए बोला कि मैं रात में यहाँ आकर छुपकर रूम में ही रुक जाऊंगा, तुम किसी को बताना मत। जैसे ही शकील यहाँ आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। अमित मेरी बातों में आ गया। उसने आधी रात में सिक्योरिटी की नज़रों से बचाते हुए मुझे किचन के गार्बेज वाले डोर से एंट्री दी और फिर अपने रूम में ले आया। उस वक्त घर के सर्वेंट स्टाफ भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने भी नौकरों जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने अमित के सोने की प्रतीक्षा की, फिर उसके सोते ही उसकी गर्दन और सीने पर चाकू से वार किए और वापस कपबोर्ड के पीछे छुप गया। जब सुबह दरवाजा खोला गया, तब मैं यही कपबोर्ड के ही पीछे दम साधे खड़ा था। फिर जब एकदम से अफरा तफरी मची और नौकरों के साथ साथ पुलिस भी कमरे में दाखिल हुई, तब मैं भीड़ का फायदा उठाकर कपबोर्ड के पीछे से निकलकर रूम से बाहर आ गया। क्योंकि मेरे कपड़े नौकरों जैसे ही थे और हड़बड़ी मची हुई थी, इसलिए मेरी ओर किसी का ध्यान तक नहीं गया और मैं फिर से किचन वाले डोर से अपने घर आकर सो गया। मेरा पूरा प्लान एकदम सक्सेसफुल था, पर पता नहीं कैसे आपको। अब डीएसपी ने जोर से कहा, आपके इस हेयर ऑयल ने आपको पकड़वा दिया मिस्टर वर्धान। जलन के मारे आप ये भूल गए कि अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम मन लगा कर देते, अपना काम और लगन से करते, तो शायद आपको भी आज जज की पदवी मिल चुकी होती। पर आपके दिल में तो बस नफरत और जलन की आग सुलग रही थी, और ये आग अब फांसी के फंदे पर लटक कर ही बुझेगी। मिस्टर वर्धान का सिर झुक गया। डीएसपी अपनी टीम के साथ मिस्टर वर्धान को अरेस्ट कर लॉकअप की ओर ले चले। मनिका स्तब्ध हो देखती रही, मानो यकीन न कर पा रही हो कि
मिस्टर वर्धान जैसा सज्जन इंसान इतना निर्मम हो सकता है। जल्दी ही रिमतेज और उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और शकील की मृतदेह भी बरामद कर ली गई। रिमतेज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जज अमित कुमार मर्डर केस को इतनी जल्दी सॉल्व करने के लिए डीएसपी को मिला पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सम्मान और इनाम। पर डीएसपी प्रभास को फिर भी अफसोस हो रहा था कि काश वो जज साहब की जान बचा पाते। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।